नमस्कार, मैं हूं सौम्या तिवारी। आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बात की और उन्हें सर्टिफिकेट दिया। सिद्धू का पावरफुल इंटरव्यू। सिद्धू अपने अंदाज से बेफिक्री अपनी बैटिंग कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा मंदिर और विकास के बजाय कैराना पलायन का मुद्दा लेकर निकली है। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान आज जालंधर आ रहे हैं। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट दिए गए। इस साल देश भर में 29 बच्चों को PMRBP 2022 के लिए चुना गया था। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए PMRBP 2022 के विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट दिए। इसी समारोह में PMRBP 2021 के विजेताओं को भी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। पिछले साल कोविड के चलते इन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सका था। विजेताओं को सर्टिफिकेट देने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इस समारोह में बच्चे अपने माता पिता और संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट के साथ जिला मुख्यालय से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति देते हैं। प्रधानमंत्री हर साल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत भी करते हैं। बाल पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से इस बार समारोह को वर्चुअल आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी जुड़े। पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बेशक प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, सीएम चरणजीत चन्नी और कैंपेन कमेटी के चीफ सुनील जाखड़ की सामूहिक अगुवाई में उतरने का दावा कर रही है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर सिद्धू ही है। कैंडिडेट से लेकर पंजाब के बारे में कांग्रेस का विजन रखने का जिम्मा सिद्धू ने ही संभाल रखा है। क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू का सियासत करने का अलग अंदाज है। सिद्धू का ये स्टाइल कई बार उन्हीं के पार्टी के नेताओं को असहज कर देता है, लेकिन सिद्धू इन सबसे बेफिक्र अपनी बैटिंग करते हुए हमेशा नजर आते हैं। पंजाब में मतदान में महीने भर से भी कम समय बचा है और चुनावी सरगर्मियों जोर शोर से चली आ रही है। सिद्धू ने कहा, अभी 1 महीना पड़ा है। पिछली बार भी सीएम का नाम मतदान से 10 से 12 दिन पहले ही अनाउंस हुआ था। बाकी हाईकमान ही की हाईकमान जाने, हम मीडिया के जरिए नहीं बताएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि पंजाब के लोगों को क्लैरिटी होना चाहिए कि पंजाब मॉडल को कौन लागू करेगा और किस तरह से हम इस मॉडल के जरिए लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे। सिद्धू पंजाब कांग्रेस का प्रधान होने का मतलब है कि यह कांग्रेस का ही विजन है। मैं कोई इंडिविजुअल नहीं हूँ। उत्तरदायित्व, योग्यता और ताकत साथ साथ चलती है। योग्यता मुझ में थी और हाईकमान ने ताकत दी कि हम पंजाब के लिए एक रोड मैप लेकर आए, जिससे बेहाल पंजाब खुशहाली के रास्ते पर लौट सके। इसलिए मैं इसे पंजाब के लोगों का मॉडल कहता हूँ। पंजाब किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा मंदिर और विकास के बजाय कैराना पलायन का मुद्दा लेकर निकली है। चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, भाजपा ने सहारनपुर की सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर से चुनाव का शंखदान किया। लोकसभा और यूपी विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व को हवा देकर सत्ता में काबिज भी हुए। इसके बाद यूपी में योगी सरकार ने 5 साल में मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को उभारा, एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट के जरिए विकास के मुद्दे को भी रफ्तार दी। वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन से अपजे हालात और जाट मुसलमान समीकरण की काट को बीजेपी ने 7 साल पुराने कैराना पलायन मुद्दे को हवा दी है। यही कारण है कि 22 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्टार प्रचारक के रूप में कैराना में पहुंचे और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शंखदान किया।
अमित शाह पलायन करने वाले व्यापारियों और उनके परिवारों के सदस्यों से मिले। वहीं शनिवार को भी बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलायन मुद्दे पर कैराना को कश्मीर न बनने की बात कही। उन्होंने विपक्ष के सपनों को पूरा होने से रोकने के देवबंद के एटीएस ट्रेनिंग सेंटर बनाने का हवाला दिया। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। रविवार को बाला साहेब ठाकरे की 96वीं जयंती पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बोलते हुए उद्धव ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन की वजह से शिवसेना ने 25 साल बर्बाद किए। उद्धव ने बीजेपी पर सत्ता के लिए हिंदुत्व का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने कभी भी सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए कमजोर पड़ गया है क्योंकि अकाली दल और शिवसेना जैसी पुरानी पार्टियां पहले ही इससे अलग हो चुकी हैं। उद्धव ने कहा कि हमने बीजेपी को उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे दिल से समर्थन किया। हमें उम्मीद थी कि जब बीजेपी केंद्र में होगी तो शिवसेना महाराष्ट्र में नेतृत्व करेगी, लेकिन हमें धोखा दिया गया और हमारे घर में ही खत्म करने का प्रयास किया गया, इसलिए हमें गठबंधन तोड़ना पड़ा। बीजेपी अपनी सुविधा के हिसाब से अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करती है और उन्हें फिर छोड़ देती है। उद्धव ने कहा कि बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं होता। शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। बता दें कि 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान आज जालंधर आ रहे हैं। वह जालंधर में वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। भगवंत मान के कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा। यह शाम तक चलेगा। भगवंत मान आज पूरा दिन जालंधर में ही प्रचार करेंगे। इस दौरान उन्होंने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए दोपहर 1 बजे का निजी होटल में पत्रकार वार्ता भी रखा है। भगवंत मान जालंधर में अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान पार्टी के ही नाराज चल रहे कुछ कार्यकर्ताओं को विरोध सामने आ रहा है। उन्हें जालंधर में टिकटों के आवंटन को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है। इसके अलावा सेंट्रल हलके में उम्मीदवारों के खिलाफ उनकी महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ भी कुछ संगठनों ने मोर्चा खोला है। वह भी प्रचार में बाधा डाल सकते हैं। आम आदमी पार्टी के टिकटों को लेकर जालंधर में खूब विरोध हुआ था। आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा को कार्यक्रम का विरोध झेलना पड़ा था। पंजाब प्रेस क्लब में अंदर राघव चड्ढा की कॉन्फ्रेंस चल रही थी और बाहर टिकटों को लेकर कार्यकर्ताओं का आपस में ही भिड़ंत सामने आया। खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पर ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बात की और उन्हें सर्टिफिकेट दिया। सिद्धू का पावरफुल इंटरव्यू। सिद्धू अपने अंदाज से बेफिक्री अपनी बैटिंग कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा मंदिर और विकास के बजाय कैराना पलायन का मुद्दा लेकर निकली है। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान आज जालंधर आ रहे हैं। यूपी में पूरे किए जनता से किए हुए वादे पूरे किए और आगे देखिए यूपी में फिर चलेंगी मोदी योगी की फिर हवाएं सब गाए। हाँ सबकी मन की ये भाषा यहाँ दो है आशा। यही मोदी यही योगी यूपी योगी सहयोगी सबकी मन की ये भाषा यहाँ दो है आशा। यही मोदी यही योगी यूपी योगी सहयोगी आएगी फिर से बीजेपी। योगी मोदी ऐसे कीमती मोती है, इनके होने से हिम्मत होती है। काशी विश्वनाथ देखो सवारा है, राम लला का भी मंदिर हमारा है।
कनेक्शन हर घर में है, गांव गांव और शहर में है। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा, यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा, यही मोदी यही योगी उपयोगी सहयोगी। आगे फिर से बीजेपी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव मतदान होने वाले हैं, लेकिन कर्मचारी पंजाब की कांग्रेस सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मतदान से ठीक पहले उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारी सरकार की जन विरोधी नीतियों का हवाला देकर लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इस बार मतदान जरूर करें, लेकिन सोच समझ कर करें। इस बार उन्हें ही वोट दे जो 5 साल तक आपकी बात सुने, समस्याओं का हल निकाले और रोजगार मांगने पर या अपना हक मांगने वालों को लाठियां ना मारे। ऐसा ही प्रचार पिछले दिनों चुनाव की घोषणा से पहले सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसरों ने शिक्षा मंत्री परगट सिंह के विधानसभा क्षेत्र जालंधर कैंट में शुरू किया था। लेकिन सरकार ने अपनी होती किरकिरी से बचने के लिए चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले उन्हें लिखित में नौकरी न छीने जाने का आश्वासन देकर चुप कराया था। इन्हें तो सरकार ने मना लिया, लेकिन उन कर्मचारियों को कांग्रेस कैसे मनाएगी जिनके साथ 2017 में उन्हें पक्का करने के साथ साथ और कई वायदे किए थे। कांग्रेस की केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की आज मीटिंग होगी, जिनकी अध्यक्षता कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ही करेंगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के 31 कैंडिडेट्स की टिकट पर सहमति के लिए मंथन होगा। पंजाब में कांग्रेस नेताओं में अहमियत के बाद अंतिम फैसला का अधिकार कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया जा चुका है। कांग्रेस अभी तक 117 में से 86 टिकट अनाउंस कर चुकी है। इस मीटिंग के बाद कल कांग्रेस बाकी कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी कर सकती है। पंजाब में बचे कैंडिडेट्स की टिकट को लेकर सीनियर नेताओं में मतभेद बताए जा रहे हैं। खासकर 5 सीटों को लेकर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू, सीएम चरणजीत चन्नी और कैप्टन चेयरमैन सुनील जाखड़ में मतभेद सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस ने किसी अंबिका सोनी और अजय माकन की सब कमेटी बनाई गई है, जिसके बाद इन टिकटों को लेकर चर्चा की जा रही है, जिसका अंतिम फैसला अब सोनिया गांधी पर छोड़ा जा चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में घमासान बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चला रही जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू ने यूपी में फिलहाल 26 सीटों की घोषणा की है और उन्हें जीतने के लिए जोरदार प्रचार की तैयारी कर रही है। सीएम नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश आएंगे और सीटों पर प्रचार भी करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी केसी त्यागी ने बताया कि अभी मुख्यमंत्री का कोई शेड्यूल नहीं बना है, क्योंकि वह होम आइसोलेशन में है। उन्हें पिछले दिनों कोरोना हो गया था, लेकिन जैसे ही वो होम आइसोलेशन के बाहर आएंगे वह भी शेड्यूल जरूर बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि सीएम नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वह सत्तारूढ़ दल बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। मुख्यमंत्री यह बताएंगे कि भाजपा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में फेल साबित हुई है और उन्होंने किस तरीके से बिहार में बेहतर प्रशासन चलाया है। नीतीश और अपने शराबबंदी कानून की भी प्रचार करेंगे और बताएंगे कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद क्राइम से लेकर तमाम चीजें बेहतर हुई हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 14 दिनों में आ जाएगा। मद्रास के आईआईटी ने अपनी स्टडी में यह दावा किया है कि इसमें कहा गया है कि कोरोना के मामले 6 फरवरी तक यानी 2 हफ्तों में चरम पर पहुंच जाएंगे। तीसरी लहर का मुख्य कारण कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को माना जा रहा है। स्टडी के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमण फैलने की दर बताने वाली आर वैल्यू 14 जनवरी को 21 जनवरी के बीच 2.2 से घटकर 1.57 रह गई है। ऐसे में तीसरी लहर के अगले 15 दिन में पीक पर पहुंचने की आशंका है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था
ने 14 से 21 जनवरी के बीच में आर वैल्यू 1.57 रिकॉर्ड की है। यह 7 से 13 के बीच में 2.2 थी, 1 से 6 जनवरी के बीच में 4 पर थी और पिछले साल 25 से 31 दिसंबर के बीच आर वैल्यू 2.9 के करीब थी। यह भी एनालिसिस IIT के कम्युनिकेशन मॉडलिंग के आधार पर किया गया है। आर वैल्यू कोरोना के प्रसार दर को दिखाती है, जो ये बताती है कि कोरोना से इन्फेक्टेड एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है। और अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो इसका मतलब यह है कि केस बढ़ रहे हैं, और अगर आर से नीचे चली गई 1 से नीचे चली गई तो महामारी को खत्म माना जाता है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के विष्णुपुर जिले में मोइरंग में नेताजी के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी से नेताजी के आदर्शों पर चलने की अपील। संघ प्रमुख ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी अंग्रेजों से तो लड़ रहे थे, साथ ही पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़ भी रहे थे। उन्होंने कहा कि सुभाष बाबू में पूरे देश को एक करने की शक्ति थी, वे पूरे देश को अपना मानते थे। भारत में ऐसे व्यक्ति की जरूरत हमेशा रहती है। नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि सुभाष बाबू ने अंग्रेजों के साथ इतना कड़ा संघर्ष किया तो सोचिए उनके पास कितना पराक्रम होगा, लेकिन उन्होंने एक भी झगड़ा अपने लोगों से नहीं किया। देशभक्ति क्या होती है? पूरे देश के लिए काम करना, अपने देश के लोगों से मतभेद होने के बावजूद झगड़ा न करना। खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पर ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बात की और उन्हें सर्टिफिकेट दिया। सिद्धू का पावरफुल इंटरव्यू। सिद्धू अपने अंदाज से बेफिक्री अपनी बैटिंग कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा मंदिर और विकास के बजाय कैराना पलायन का मुद्दा लेकर निकली है। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान आज जालंधर आ रहे हैं। हथेली पे रख ले है नई नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा यदि किन्हीं दो पार्टियों में चर्चा है तो वह भाजपा और सपा है। चुनावी माहौल में दोनों ही पार्टियों के बीच जोड़ तोड़ के खेल के साथ ही बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। दोनों पार्टियों ने नेता भी लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। इनके बीच हाल ही में भाजपा में शामिल हुए मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव ने बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर बड़ा खुलासा किया। अर्पणा यादव ने बताया कि आखिरकार उन्होंने भाजपा का दामन क्यों थामा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार क्यों जरूरी है। अर्पणा यादव के अनुसार उन्होंने राष्ट्रवाद के कारण ही भाजपा को चुना है और देश के विकास के लिए भाजपा जरूरी है। भाजपा सरकार में राज्य में महिलाओं का सम्मान है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सकारात्मक बदलाव लेकर आए हैं। भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने देश को बचाया है। मैं देश के नवनिर्माण में मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ। साथ ही मैं योगी के साथ देश में नए रंग भरने की यात्रा में भी शामिल होना चाहती हूँ।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं पिछले साल दिसंबर में हुए तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 सहयोगी शहीद हुए थे। मूलतः उत्तराखंड में रहने वाले सीडीएस रावत की दिली इच्छा थी कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने प्रदेश उत्तराखंड लौट जाएं और यहीं आकर बस जाएं। यही नहीं, इसके लिए सीडीएस रावत बाकायदे देहरादून में अपना घर भी बनवा रहे थे, लेकिन अचानक हुए हादसे के कारण उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। वहीं रावत की याद को अब बीजेपी अलग अंदाज में जिंदा रखना चाहती है और वो भी उनके परिवार को राजनीति से जोड़ना चाहती है। हालांकि कुछ दिन पहले ही स्वर्गीय जनरल विपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत ने देहरादून में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी सूत्र बता रही है कि बीजेपी ने अब सीडीएस जनरल विपिन रावत की बेटियों को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी जनरल रावत की 2 बेटियों में से किसी एक को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड की किसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है, जिसके लिए बेटियों की हामी का इंतजार है। स्वर्गीय विपिन रावत की 2 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी वाली बेटी कृतिका मुंबई में रहती हैं। कृतिका की शादी भी हो चुकी है, जबकि छोटी बेटी तारिणी दिल्ली के हाईकोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी को इंतजार है कि जो भी चुनाव लड़ने की हामी भर देगी उसे मैदान में उतार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। इसी बीच गाजियाबाद जिले के लोनी विधानसभा चुनाव से लड़ने वाले निर्दलीय पर्चा भरकर अपनी चेयरमैन रंजीता धामा ने रविवार को फेसबुक लाइव पर सीएम के आवास पर आत्मदाह की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वह विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है, लेकिन उनका नामांकन रद्द करने की साजिश चल रही है। रंजीता धावा ने कहा कि उन्हें पता चला है कि भाजपा प्रत्याशी और कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर उनका पर्चा रद्द करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर पर्चा रद्द हुआ या करवाया गया तो दोनों बेटियों और परिवार के सदस्यों के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह कर लेंगी और उनकी और लोनी की जनता के आत्मसम्मान की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रणाली पर भरोसा है, फिर भी अगर किसी अधिकारी के दबाव में आकर इस तरीके का कोई कार्य किया गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। रंजीता धामा पहले भाजपा में थी, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव में शामिल हो गई और चुनाव लड़ने का ऐलान किया। रंजीता धामा मनोज धामा की पत्नी है। फिलहाल मनोज धामा अभी जेल में बंद है। रंजीता धामा का आरोप है कि फर्जी आरोप लगाकर मेरे पति को नंदकिशोर गुर्जर में जेल भेज दिया गया। यही कारण भी है कि वह बीजेपी छोड़कर अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उनका मेन मकसद नंदकिशोर गुर्जर जो कि मौजूदा विधायक को हराना है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। यूपी में इन चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होना है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा को चुनाव को लेकर प्रचार का दौर जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी सरकार पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर, कैलाश मानसरोवर भवन का जिक्र किया। उन्होंने टिप्पणी की कि वे नियमों की अनदेखी कर हज हाउस बनाते हैं और नियम संगत कैलाश मानसरोवर भवन बनाते हैं। सीएम योगी ने गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में घर घर जाकर प्रचार किया और साहिबाबाद के बुद्धिजीवियों को संबोधित कर आगामी चुनाव में लोगों का समर्थन मांगा। साहिबाबाद में एक कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि सीएम योगी ने कहा कि जो लोग सत्ता पर रहते हुए लोगों को बिजली देने में विफल रहे, वे 300 यूनिट मुफ्त देने का वादा कर रहे हैं, क्योंकि वे अच्छी तरीके से जानते हैं कि वे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के पास वायदे को निभाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल उन्हें अंधेरे में रहने की आदत है, क्योंकि चोरों को चांदनी रात पसंद नहीं आती। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। यहाँ बूंदाबांदी के साथ चल रहे हवाओं से ठिठुरन बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई हैं। इसके साथ ही पश्चिम यूपी में कोल्ड डे कंडीशन यानी अधिक ठंडे की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस दौरान सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे रह सकते हैं। बारिश के कारण राज्य भर में न्यूनतम
तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस बीच सोमवार को लखनऊ में अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान है। इसके अलावा वाराणसी में अधिकतम 18 सेल्सियस और न्यूनतम 10 अनुमान लगाया गया है। इस बीच यहाँ में हल्की बूंदाबांदी में भी हो सकती है। वहीं कानपुर में भी अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम 8 बताया जा रहा है। यहाँ अगले 2 दिन सुबह से मध्यम दर्जे का कोहरा रह सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बात की और उन्हें सर्टिफिकेट दिया। सिद्धू का पावरफुल इंटरव्यू। सिद्धू अपने अंदाज से बेफिक्री अपनी बैटिंग कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा मंदिर और विकास के बजाय कैराना पलायन का मुद्दा लेकर निकली है। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान आज जालंधर आ रहे हैं।